राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं खरी खोटी। और आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमनदीप। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों अमित शाह जी पंजाब गए थे। जी सर। उन्होंने वहां की पब्लिक से एक पब्लिक मीटिंग में वायदा किया कि हमको मौका दो, हम 2 साल में पंजाब से ड्रग्स की समस्या हल कर देंगे। पिछले 2 साल से भगवंत मान की सरकार भी युद्ध नशियां विरुद्ध चला रही है। जी 2 साल हो चुके उनको। अभी लगभग 6-7 महीने और बाकी हैं इनके, भगवंत मान के। हम ये मान लेते हैं कि चलिए 2 साल बाद क्या बीजेपी आ जाएगी, अगर आ गई। पब्लिक ने एक मौका दे ही दिया इस वादे पे, क्योंकि ये इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि पंजाब को कैसे नशे की गिरफ्त से बचाया जाए। जी पर क्या वाकई इतना आसान है इस समस्या का हल? भाई, पुलिस सारे ड्रग पैडलर्स को उठा के बंद कर देगी, नशे की सप्लाई बंद कर देगी, और क्या नशे की समस्या वाकई पंजाब से इस तरह समाप्त हो जाएगी? क्या इसका मूल क्या है और इस समस्या का असली हल क्या है? इस पे आज मैं आपसे जरा बात करना चाहूंगा। मुझे बताइए, आप क्या कहेंगे इस पे? देखो बाबा जी, ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। क्योंकि नशा जो है एक एनर्जी का सोर्स होता है। आदमी उसको इसलिए लेता है कि वो सब चीज़ों में बाईपास कर दे और उसको इंस्टेंट एनर्जी मिले और वो सारी चीज़ें भूल जाए। दिमाग की प्रॉब्लम को बाईपास करने की कोशिश करता है। तो जो भी एनर्जी का सोर्स होता है वो साइंस के इकोलॉजी के चैप्टर में उसको फूड चेन के हिसाब से समझा जाता है। कि जैसे एक घास को टिड्डे खाते हैं, फिर घास को हिरण खा रहे हैं, हिरण को कोई और खा रहा है, फिर आगे शेर तक पहुंचता है। और जो ह्यूमन बींग है वो टॉप लेवल पर आता है फूड चेन में। तो नशे का भी एक फूड चेन होता है कि जहाँ ज्यादा पैसे प्रोस्पेरिटी होती है एक टाइम में, वहां पर लोग थोड़ा धीरे धीरे अपना स्पेंड करने लग जाते हैं। फिर वहां पर नशे के आदियों की संख्या बढ़ जाती है, फिर ड्रग पेडलर की बढ़ जाती है, फिर ड्रग कार्टल की बढ़ जाती है। और वो धीरे धीरे पूरा ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती है जब तक वो पूरा बर्बाद नहीं हो जाता। जैसे कि मैं आपको एक न्यूयॉर्क में येलो स्टेन करके नेशनल पार्क है, वहां पर एक प्रजाति के लुप्त होने की वजह से वो सारा का सारा पार्क तब्दील हो गया था एकदम रेगिस्तान टाइप के में। वो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। तो नशे का भी ऐसे ही होता है, जब तक वो पूरा देश बर्बाद नहीं हो जाता तब तक ये पीछा नहीं छोड़ता। और ये जहाँ ज्यादा पैसे होते हैं वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि बिहार में और इनमें जहाँ पर पैसे की भूखमरी होती है वहां नहीं होता ये। और जैसे ही पैसे खत्म हुए नशा अपने आप कम होने लग जाता है। तो इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। मैं आज हम इस वीडियो में सिर्फ टॉप लेवल के स्टेप के कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे। कि अगर हम टॉप लेवल पे जैसे नशे को, अगर ऊपर के बड़े बड़े माफियाओं को, ड्रग डीलर को, इनके रैकेट को पकड़ के स्टॉप कर दें तो उसमें सारे पंजाब में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हमारे पास एक पीपीटी बनाई हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जी बाबा जी, एक बार आप प्लीज उसको शेयर कर दीजिए। जैसे इसका पहला पेज ले आइए जी। हाँ जी, स्टार्ट आगे वाला कर दो। सबसे पहले तो ये देखो जी बाबा जी, आपको भी पता है कि टॉप लेवल सप्लाई कहाँ पर है। इसके इंटरनेशनल तार जुड़े होते हैं, विदेशों की एजेंसियां भी जुड़ होती हैं, हवाला रैकेट भी जुड़ा होता है इसमें। जो अपने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट होती है, क्रॉस बॉर्डर इसका ड्रोन के थ्रू आती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, माइंस वो बॉर्डर के नीचे से सुरंगें बना रखी है, मूवी में भी देखते हैं हम कैसे कैसे। अब मान लो कि हमने सारी चीजों को एक साथ सीज कर दिया। पहली बात तो ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की बस की बात ही नहीं है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट है वो आम आदमी पार्टी की, उसका इंटरनेशनल पे आईबी पे वो नहीं है, उसके इंटरपोल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तो एक सिर्फ दिखावा कर सकती है। अब मान लो चलो हम बीजेपी को गवर्नमेंट में मान लेते हैं कि पंजाब में बीजेपी गवर्नमेंट है और इंडिया की बाहर की एजेंसियां पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अब जैसे टॉप लेवल सप्लाई इंक्लूड मेजर ट्रैफिकिंग नेटवर्क, ये सारे के सारे हमने बंद कर दिए। लार्ज स्केल पर ड्रग मूवमेंट जो बाहर से आ रहा था वो कम हो गया। गवर्नमेंट ने भी चलो रेड कर दिया, बॉर्डर कंट्रोल कर दिया, फाइनेंशियल क्रैकडाउन हो गया जी। लेकिन ये इसके बाद क्या होता है, वो
ड्रग अवेलेबिलिटी सडनली कम हो जाती है लोकल मार्केट में। तो क्या होता है, जो दवाइयाँ ड्रग पेडलर होते हैं वो बोल देते हैं कि जी रेट पड़ गई, तो उनका रेट बढ़ा देते हैं वो, और पैनिक बाइंग होने लग जाती है। जैसे आपने देखा ना, गैस की पैनिक बाइंग होगी, तो ड्रग की भी पैनिक बाइंग होने लग जाती है। तो जो नशेड़ी होता है ना, वो सोचता है कि कल को क्या पता मिले ना मिले, तो सारे पैसे की ड्रग एक साथ खरीद लेता है, और वो होल्डिंग मतलब एक होल्ड करने लग जाता है, स्टॉक करने लग जाता है। अब एक तो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो ड्रग लेता है उसने होल्ड कर ली, फिर पेडलर के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो दूसरा ड्रग वो ढूंढता है कि मान लो उसका जो है 100 क्विंटल का माल आ रहा था, पीछे से 50 ही आया, तो 50 की पूर्ति करने के लिए वो क्या करेगा, ट्रामाडोल मिला देगा उसमें, दूसरी कोई सब्स्टिट्यूट मिला देगा, या फिर कोई केमिकल ऐसा मिला देगा जो उस ड्रग की आपूर्ति करता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता उसको। अब क्या है कि स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन लूज रेगुलर सप्लाई चैनल, और कंपटीशन वायलेंस में इंक्रीज अमाउंट लोकल नेटवर्क। मान लो लुधियाने वाले के पास ड्रग नहीं है और जलंधर वाला लुधियाना में बेचने चला गया, तो वो गैंग वार छिड़ जाता है कि हमारे एरिया में क्यों बेचने आ गए। और अनसेफ सिंथेटिक एडल्ट्रेशन, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अब एक तो ड्रग पीछे से आ नहीं रही थी, और जो लोड थे उनको एक नई दवाई मिल रही है, किसी को ज्यादा डोज में मिल गई, किसी को कम डोज में मिल गई, तो विड्रॉल सिम्टम आने लग जाते हैं, उनमें एंजाइटी होने लग जाती है, एग्रेशन हो जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को स्ट्रेस बढ़ जाता है, ओवरडोज के केसेस बढ़ जाते हैं। अब ओवरडोज के केस हॉस्पिटल में जाएंगे, एंजाइटी, एग्रेशन, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस लेवल, और इससे क्या है कि घर वाले और परेशान हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ने तो किया था अच्छे काम के लिए, लेकिन सोशल, पंजाब में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी ड्रग एडिक्ट है। अब वहां तो गांव के गांव एडिक्ट है ना, मान लो 1000 है तो हो सकता है 600 आदमी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो फैमिली उनको संभालने वाला एक घर में लेडीज है बेचारी, चार चार स्मैकियों को संभाल रही थी, और वो वायलेंट हो जाएंगे तो उनके बस की बात भी नहीं है, और पुलिस भी कितना कर लेगी, मान लो जेल में डाल देगी या फिर ड्रग एडिक्शन सेंटर में ले जाएगी। और फिर क्या है कि 100 रुपए की आमदनी है तो 120 रुपए की तो ऑलरेडी पहले ही वो ड्रग्स खरीद रहा था, वो ड्रग्स 120 वाली भी 200 रुपए की होगी। और 200 रुपए की कहाँ से लाएगा, या तो चोरी करेगा या छीना झपटी करेगा। तो सोशल आइसोलेशन, डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट के साथ साथ इसमें क्राइम भी बढ़ जाता है। मान लो आपके घर के बाहर सिलेंडर पड़ा हुआ है, उठा लिया और बेच दिया, आपकी बाइक की बैटरी निकाल दी, बेच दी, क्योंकि वो उस दिन का काम चलाना है ना उसको, जो इजी बाइंग चीज होती है, जो इजीली सेल हो जाती है, वो सारी चीजें। तो एक टाइप से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, जैसे एक अराजकता टाइप का कहते हैं ना कि। अब इसमें सरकार की बड़ी थूथू हो जाती है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि भाई हम मान लो करने जाएंगे, तो सरकार भी सोचे यार ये कहाँ पंगा ले लिया, तो कोई भी सरकार इस पे सीधे हाथ नहीं डालती। और हॉस्पिटल में इमरजेंसी बढ़ जाएंगी, अब डॉक्टर जैसे एक दो तीन पांच को हैंडल कर लिया, पूरे दिन ऐसी इमरजेंसी आती रहेंगी, तो इतना उसके लिए भी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो एकदम से हो जाएगा ना, हमारे पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है। जो पुरानी सरकारों ने अगर मान लो जो भी किया है, फिर काउंसलिंग रिहेबिलिटेशन उनका भी क्राइसिस बढ़ जाएगा। अब इसमें फिर मीडिया ट्रायल चलने लग जाएंगे, और दूसरी पार्टियां रोने लग जाएंगी, देखो पंजाब का क्या हाल कर दिया, हम तो पहले ही बोल रहे थे ये सब पॉसिबल नहीं है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए हम, ताकि इसको दूसरे स्टेप पे ले जाएं। मैं आपने कहा ना जो ये कि जब ड्रग्स की कमी आती है, जब सप्लाई चेन रुकती है, तो जो समस्याएं आती है, मैं इधर देख रहा हूं कि पंजाब में वो सारी समस्याएं दिखनी शुरू हो गई हैं। इधर पंजाब में पिछले 3 4 6 महीने से जो पेटी क्राइम है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। छीना झपटी और चोरी चकारी की इतने ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं रूरल एरिया में या शहरों में भी, कि अब लोगों ने, जैसे अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी क्या है, मक्की का सीजन है, मक्की लगी हुई है खेतों में। तो अब जिस सड़क पे किनारे पे मक्की लगी है, अब मक्की का जो झाड़ होता है वो होता है 6 8 फुट लंबा, उसके अंदर कोई भी आदमी आराम से क्राइम करके छुप जाता है। तो छीना झपटी और गाड़ी लूटने, चेन स्नैचिंग, पर्स लूटने, फोन लूटने की घटनाएं स्पेशली उन रोड्स पे जहां मक्की के खेत थे, पंजाब में अचानक बढ़ गए पिछले कुछ महीनों में।
इसके अलावा जो पेटी क्राइम्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो आपने जो कहा ना कि जब आप ड्रग्स की सप्लाई रोकेंगे, तो मुझे आप ये बताइए, ये सारा कुछ हो गया, आपने ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि एक बार जब आप सप्लाई चेन को डिसरप्ट करेंगे तो उसका फिर चेन रिएक्शन होता जाएगा। उसके भाई ड्रग्स की जगह सस्ती ड्रग्स आ जाएंगी, सस्ती ड्रग्स आ जाएंगी तो फिर छीना झपटी होगी, ओवरडोज से लोग मरेंगे, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्राइम डिस्कस होने लगेगा, सरकार प्रेशर में आ जाएगी, आपने कहा कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने मान ली, पर आखिर मान लीजिए कोई सरकार आखिर इस समस्या का कोई हल तो निकालेगी ना। बीजेपी कह रही है हम तो वादा करते जी हम 2 साल में कर देंगे। अगर एक समझदार गवर्नमेंट आ जाए और एक, मैंने चलो 2 साल में मत करें, 5 साल में कर दें, 10 साल में कर दें, अगर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना के चलते हैं तो सरकार को एक्चुअली शुरुआत कहां से करनी होगी? पहला स्टेप किसी अच्छी गवर्नमेंट का क्या होगा? सर सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि भाई 20 साल उनको कहीं नहीं जाना है, 20 साल की प्लानिंग लेके चले, वो झूठे वादे करके सरकार ना बनाए ताकि वो किसी दिन प्रेशर में आ जाए और पूरा का पूरा सिनेरियो ये उनको बीच में ऑपरेशन छोड़ के भागना पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूथ को जब तक डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, उनको कुछ उनकी लाइफ में मोटो नहीं होगा, और जब तक वो जीडीपी वहाँ की ग्रो नहीं करेगी, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में पंजाब एकदम टॉप पे था और बाद में ये 84 के दंगे होने के बाद ही इनको इकोनॉमिक क्राइसिस तो झेलना पड़ा। उसके बाद फिर यह यूथ के को ये हो गया कि या तो बाहर जाओ या फिर नशा करो। अब जब उनके पास ऐसा एक मोटिवेशन और एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि आज की डेट में मान लो मैं पंजाब में इंडस्ट्री लगाने जाऊं, पहली बात तो मुझे स्किल लेबर ही नहीं मिलेगी। अब मान लो चलो भाई स्किल लेबर नहीं मिल रही क्योंकि वहां तो कोई काम करने के लिए राजी नहीं है, उनको तो डेली का बस वो है कि अपना इंजेक्शन के पैसे आ जाएं, या तो दिहाड़ी करके आ जाएं या फिर चोरी छपटी करके आ जाए, या फिर सरकारी उससे जो डी एडिक्शन सेंटर होते हैं वहां से मिल जाए। लेकिन बिजनेसमैन को चाहिए कि भाई आप पूरे का पूरा एक ऐसा स्किल्ड लेबर चाहिए जिसको थोड़ी बहुत कमियां हो वो उसको बाकी सिखा दे। लेकिन सीखेगा तो वही ना जिसके अंदर चाहत होगी, कुछ करने की इच्छा होगी, जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है। अब यहाँ तो एक ऐसे पंजाब का आदमी पंजाब में ऐसा रह रहा है जैसे रेंट पे रह रहा हो कि जिस दिन वीजा लग गया मैं तो चला जाऊंगा जी, और तब तक वो बस टाइम पास कर रहा है। मतलब उसको ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं इसको, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, उसके पास कोई वो इमोशन नहीं है, मतलब उसको जिंदगी में क्या करना है, बस उसका ये है कि उस बॉर्डर पार कर जाना है और वहां जाके अपने आप सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। और जबकि ऐसा होता नहीं है। आप चलो पंजाब को गुड़गांव में, फरीदाबाद, नोएडा और इनसे कंपेयर कर लो, जिनकी जमीनें बिकती है उनके बच्चे भी यही हाल कर हो रखा है क्योंकि उनके पास पैसे आ गए हैं और बहुत ज्यादा आ गए हैं, लेकिन उनके लाइफ में भी मोटिव नहीं है कोई भी। उनको लगता है कि आज का दिन निकालना है, पैसे हैं ही तो कल का कल देखेंगे। अब बनिए के घर में ही पैसे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बनिए के बच्चे जाके हुड़दंगबाजी करेंगे या फिर चिट्टे के नशे में डूब जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है, उनकी लाइफ में एक मोटो है, उनको अपने फैमिली के लिए इसी को कंटिन्यू करना है, उनको अपना बिजनेस भी बढ़ाना है, उनको उस सिस्टम उनके घर में में भी एक विश्वास है। ऑलरेडी उनके घर में ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, उसको उनको आगे बढ़ाना है। जैसी और उसको सिस्टम में भी विश्वास है, खुद पे विश्वास है, फिर उसके पास तरह तरह के आइडियाज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के तरीके। यहाँ तो ये लौटता है ना धक्के से आई हो रही है साढ़े नाल, और यहाँ तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, यहाँ तो मतलब उनको एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये क्यों सारी की सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। अब अकेला आदमी ऐसा है कि मैं किसी को बोल दूं कि भाई आप सरकार में बिजनेस चला लो, तो वो एक आदमी की जरूरत नहीं है। उसके लिए ट्रांसपोर्ट बढ़िया चाहिए, सब्सिडी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, गवर्नमेंट को हाथ के हाथ उस पर पैसा मुहैया भी कराना है। अब यहाँ पर मान लो सरकार ये सारे पैसे ये रिस्क भी उठा भी ले, बाहर से पुलिस एक्स्ट्रा लगा ले, बॉर्डर पे पार ये सब चीजें कर ले, उसका आउटपुट ही नहीं आएगा तो फिर वो पैसा जीरो हो जाएगा। सरकार को भी चाहिए 20 साल का टाइम, लोगों को ईमानदारी से उसके साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा और उसमें हाथ से हाथ मिला के काम करना पड़ेगा। यहाँ के लोग तो ये चाहते हैं कि भाई जो आर्मी में काम कर रहे हैं वो भी छोड़ के वापस आ जाए या फिर अगेंस्ट में हो जाए, मतलब एक टाइप से सस्ता
फ्यूल, जो फिदाइन फ्यूल कहते हैं ना जिसको, उस टाइप का हो गया है ये। जी बाबा जी। अच्छा चलिए मान लीजिए, तो कहने का मतलब है सबसे पहले यूथ को जिंदगी में एक मोटिव देना पड़ेगा, उसको मोटिवेशन देना पड़ेगा, उसको रोजगार देना पड़ेगा, उसको एक कारण देना पड़ेगा कि वो ड्रग्स छोड़ के एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए प्रेरित हो। एक पॉजिटिव माहौल हाँ सोसाइटी में मतलब ये, क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ सारे स्टेप हमें कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। हम मान लो हाँ, पहले, मतलब ये ऐसा नहीं है सारे कि हम स्टेप इधर एक पॉजिटिव साथ चलने करेंगे तो होंगे। ये। हाँ जी। अब मान लो हम, जैसे भगवंत मान बोल रहा है कि भाई हम बिजनेस बढ़ा देंगे, यूथ को मोटिवेट कर देंगे। अब यूथ को क्या करना है? जब उसको रात को एक इंजेक्शन चिट्टे का मिल ही जाएगा, वो क्यों मोटिवेट होगा? जब उसको एक तरफ तो चिट्टा मिलेगा नहीं, एक तरफ से मोटिवेशन मिलेगा, एक तरफ से रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, ऊपर से जो पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं रहे हैं, उल्टा उनको बोल रहे हैं कि भाई चलो आज तुम्हें ये रिहेबिलिटेशन सेंटर छोड़ देंगे, जब तुम्हारा कुछ ठीक हो जाएगा तो सब्सिडी देंगे। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को चाहिए स्ट्रिक्ट लॉ, हर चीज में डोप टेस्ट कर दो कि भाई लाइसेंस रिन्यू करना है तो डोप टेस्ट कराओ, अगर आप पकड़े गए तो आपका लाइसेंस रद्द है। इससे क्या होगा कि जो आदमी ड्रग्स नहीं लेता है वो उसका टेस्ट में आ जाएगा, तो वो रोड ट्रांसपोर्टर बन जाएगा, वो ड्राइवर बन जाएगा, उसकी इनकम हो जाएगी। और जो ड्रग ले रहा है उसको बिठा दो, भाई बैठ जा थोड़ी देर, जब तेरा नॉर्मल आया तब लग जाना। किसी को मान लो प्रमोशन लेनी है, डोप टेस्ट पास कर दो और प्रमोशन ले लो। नौकरी में लगना है तो डोप टेस्ट दो और नौकरी लग जाओ। तो इससे क्या होगा, जो आदमी ड्रग्स नहीं लेता उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जी ना, जाएगी कि यार इसका। पासपोर्ट, सर पासपोर्ट और वीजा के लिए अगर अगर लागू कर देना तब ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, मेन है इनका कि भैया इनको तो बाहर जाना है, तो इनको वीजा तब मिलेगा जब तेरा डोप टेस्ट क्लियर होगा। हर चीज में कर देना चाहिए। मान लो आज 100 बच्चे हैं पढ़ने वाले और सिफारिश 60 लोगों के पास सिफारिश है, उसमें 60 में से 59 का तो डोप टेस्ट पॉजिटिव है। तो 40 जो आदमी पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जा रहा है, माथापच्ची कर रहा है, उसको ये कॉन्फिडेंस तो आया कि भाई आज ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ, कुछ तो फायदा मिलेगा, एटलीस्ट उसमें क्वालिफाई तो है आदमी। और यही मोटिवेशन चाहिए रहता है कि मैंने कोई चीज का त्याग किया तो उसको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। अब आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हो, घर वालों को भी लगेगा कि भाई डोप टेस्ट में फेल हो गया तो नौकरी तो भूल जाओ, वीजा भूल जाओ। तो वो अपने आप उस माहौल को चेंज होने में टाइम ही नहीं लगता, और ये स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही कर सकती है। मान लो जो ड्रग पेडलर है, ट्रांसपोर्ट दिल्ली से लेके वहां आ रहा है, उसने खुद भी लेना है, तभी तो वो जाके वहां आके जाके पहुंचेगा। अब डोप टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, वो गाड़ी नहीं चलाएगा। अब जो डोप टेस्ट में नेगेटिव है वो इतना रिस्क लेगा नहीं। नहीं नहीं, पर पुलिस। सर पंजाब में एक और बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हमारे स्कूल में सभी ड्राइवर्स का डोप टेस्ट अनिवार्य है, तो प्रिंसिपल साहब ने जो है सभी ड्राइवर्स को बोला चलो हॉस्पिटल जाओ और डोप का सैंपल दे के आओ। सब गए, तो उसमें दो लोग एकदम सूफी हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, वो उन्होंने दे दोनों दिया। डोप टेस्ट में फेल हो गए, वो फेल हो गए। और जो असली डोपी थे वो पास हो गए सब। तो मेरी वाइफ जो है प्रिंसिपल है, उन्होंने फोन किया कि भाई ये क्या चक्कर है? कहते जी 500-500 रुपए में डोप टेस्ट हो रहा है, 500 नहीं, रुपए लेते हैं और उसका जो आपको सेंट्रल, क्लियर सिग्नल दे देंगे, उसका जी क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिल जाए। हाँ जी। थर्ड पार्टी जी। थर्ड पार्टी होता है उसका। अगर आप ऐसे आदमी को उसका टेंडर दोगे थर्ड पार्टी का, और जिसके पास उसका डाटा नहीं होता, तो बहुत बड़ा इजी हो जाता है। बैंक वाले जैसे करते हैं ना कि उनके पास एनालाइज करने के बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो आदमी घर पे रह भी रहा है कि नहीं। वो एक आदमी को ठेका देंगे, फिर एक आदमी को चेक करेंगे कि उसका बिजनेस सही भी चल रहा है, वो अलग आदमी को डॉक्यूमेंट चेक करने का अलग होता है, उसकी स्टेटमेंट अलग चेक करता है, फिर जो सिविल अलग चेक करता है। तो 5 आदमी अलग अलग चेक करेंगे, तो कोई एक भी पॉजिटिव आ गया तो पूछेंगे ना भाई 4 लोग क्यों झूठ बोल रहे हो। अब एक ही जगह आप ब्लड दे दोगे तो हो सकता है नॉर्मल आदमी का टॉप टेस्ट हो जाए। अब लोकल इन्फॉर्मर अलग बताएगा, जॉब जहां पर चल रही है वो अलग बताएगा। अब उसका वजन कितना था, उसमें कल को चेंज हो गया, उसका टेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इवेल्युएट करने के लिए। जो ड्रग्स लेता है उसको पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर चीज में वेरिफिकेशन, जब सरकार उसको एकदम कायदे से अप्लाई करेगी, जैसे वीजा कैंसिल करती है वैसे डोप टेस्ट कैंसिल कर दो।
कि भाई आप रीअप्लाई कर दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैलेंज करके वहां से पास करा लो, चंडीगढ़ पीजीआई से पास करा लो। कोई जरूरी थोड़ी है यहाँ फेल हो गया, आगे आगे जाके करवा लो, 6 महीने बाद करवा लो। अच्छा, सिर्फ सप्लाई चेन रोक देने से समस्या हल नहीं होगी। आपको जो ड्रग्स की सप्लाई आ रही है, जो सेल हो रही है, जो लोकल नेटवर्क है ड्रग बेचने वालों का, और उसके बाद बच्चों का रिहैब, उनका मोटिवेशन, उनको रोजगार, ये सारा कुछ एक साथ करना पड़ेगा। और आप ये कहना मेन चाहते बात हैं? ये है ना जी, और ये सारे लोग वोट बैंक भी तो है ना, अब ये लोग नाराज भी तो होंगे। अब ये भी तो बड़ी समस्या है, फिर वो 5 साल ये सरकार दूसरी बार आएगी नहीं अगर लोग इसको, मान लो सरकार ने सारी एक साथ चीजें लागू कर दी, वो भी तो बहुत बड़ी समस्या है। फिर ये दूसरी पार्टी वाले आ जाएंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो ये तो एक टाइप से, जब उस देश राज्य की जनता जब खुद से नहीं चाहेगी कि भाई सरकार को 20 साल रहना, और सारे लोगों को वहां से पॉलिटिक्स से जीरो करना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है। अब हरियाणा में जैसे 15 साल से गवर्नमेंट है, लेकिन जैसे जैसे पंजाब ड्राई होता जा रहा है, वहां के लोगों का पैसे का जो स्टेटस है वो डाउन होते जा रहा है, तो ये नशा हरियाणा में भी शिफ्ट होने जा रहा है, और उत्तराखंड में भी, और इसमें हिमाचल में भी है, दिल्ली में तो है ही बहुत ज्यादा ये। तो चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी व्यापक समस्या है और इस पे हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। जैसे आज हम लोग इस पे एक सीरीज बनाएंगे, और जी इसके सर। और बहुत सारे पहलू हैं। जब कोई ड्रग एडिक्ट आता है, कभी कोई इलाके में, घर में, मोहल्ले में एक व्यक्ति अगर ड्रग एडिक्ट होता है, तो पूरे परिवार पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, पूरे परिवार पे क्या स्ट्रेस आता है, साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, उन पे क्या असर पड़ता है। इस पे चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि मैंने बताया ये इतनी बड़ी समस्या है, इसके इतने ज्यादा सामाजिक पहलू हैं कि ये एक वीडियो में तो ये सब कुछ कवर नहीं हो सकता। हम अगले वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे इसके अब इसमें सामाजिक क्या पहलू है, पे। इसमें जैसे हम अगली वीडियो में ये भी करेंगे कि लोकल ड्रग पेडलर को अगर कैप्चर करें तो क्या इम्पैक्ट होगा। और एक तीसरा हाँ, पहलू ये है कि बहुत ज्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने से भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आते, क्योंकि वहां के लोग फिर वो एक टाइप के मोनोटोनस, और मतलब उनके अंदर इमोशन ही खत्म हो जाते हैं, तो वो फिर उसमें वो जो काम करने की क्षमता होती है ना, वो भी कम हो जाती है, तो जो डेवलपमेंट हम सोच रहे हैं वो कर ही नहीं पाता वो आदमी। तो इसके लिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए, और इसमें धार्मिक इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए डॉक्टर साहब, आज आपने समय दिया और बड़ी गंभीर विषय पे हम लोगों ने चर्चा की। आपका बहुत बहुत आभार। दोबारा मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।